बाद बुलेटिन के एक बड़ी खबर के साथ करेंगे जो उस बीच ब्रेकिंग न्यूज किन्नौर से सामने आ रही है। जर्जर हालत में है मुरंग पुल। बड़ी खबर उस बीच आप सबकी टीवी स्क्रीन पर किन्नौर से। और ये पुल किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। आपको बता दें सामरिक दृष्टि से यह पुल बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन उसके बाद भी उस पुल की ये स्थितियां। पुल से होकर सेना के लिए सामान, वेपन, राशन, तमाम जरूरी चीजें भी जाती हैं, लेकिन मुरंग पुल की स्थितियां बिल्कुल डामाडोल। किन्नौर से बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और यह पुल हादसों को न्योता दे रहा है। सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण यह पुल है, लेकिन उसके बावजूद रखरखाव, मेंटेनेंस जीरो है उस पुल की, यह कहा जा सकता है। तो किन्नौर से बड़ी खबर आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। मुरंग पुल की जो स्थितियां हैं वो वाकई कहीं ना कहीं से अब बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुरंग पुल के हालात कैसे हैं, मुरंग पुल की स्थिति कैसी है। और सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण ये पुल, और उसके बाद इस पुल की इतनी ज्यादा नजरअंदाजगी कहीं ना कहीं से बड़े सवाल खड़े करती है। किन्नौर की तस्वीरें, जर्जर हालत में है मुरंग पुल। सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये पुल, और उसके बाद इस पुल की यह स्थिति बड़े सवाल अपने आप में खड़े करती है। कभी भी यह पुल टूट सकता है, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन स्थानीय शासन प्रशासन मौन है, चुप्पी साधे बैठा है। किन्नौर की तस्वीरें आप सबके टीवी स्क्रीन पर। मुरंग पुल के हालात, मुरंग पुल की स्थितियां क्या कुछ हैं, इन तस्वीरों के जरिए बेहद आसानी से आप समझ सकते हैं। इसी पुल से सेना के लिए सामान जो है वो ले जाया जाता है, क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस पुल की महत्ता बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी इस पुल को नजरअंदाज किया जा रहा है। जर्जर हालत में पुल, कभी भी कोई बड़ा हादसा इस पुल के साथ हो सकता है और इस पर गुजरने वाले वाहनों के साथ हो सकता है, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की सुनवाई शासन प्रशासन के कान में जूं तक ना रेंगना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं किन्नौर से। सुरेंद्र, इस पुल को लेकर कहा यह जा रहा है कि सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बाद भी इस तरह से इस पुल को नजरअंदाज करना। अपडेट चाहूंगा मैं आपसे। स्थानीय लोगों ने शासन प्रशासन को शिकायत की, उनका रिएक्शन क्या रहता है? जी, जो ये मुरंग पुल है, ये जो है इसकी हालत काफी लंबे समय से खराब चल रही है, लेकिन स्वास्थ्य प्रशासन और विभाग द्वारा जो है इस पर जो है कोई भी इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और इस पुल पर जो भी वाहनों की आवाजाही है वो काफी खतरनाक साबित भी हो सकती है, क्योंकि इसी पुल के से जो भारत चीन सीमांत क्षेत्र है वहां पर जो है जो सेना के जवान जो पहरा दे रहे हैं, वहां के लिए भी, उनके लिए भी सामान और उनका आने जाने का भी यही रास्ता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठता रहता है कि भी कब इस पुल की जो है सही रूप से देखा जाए। सुरेंद्र, वाकई बड़े सवाल जरूर हैं इस तरह से इस पुल को नजरअंदाज करना। सुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। तो मुरंग पुल की स्थितियां, मुरंग पुल के हालात क्या कुछ हैं, इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। किन्नौर की ये तस्वीरें। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रदेश में कोरोना नियमों में दी गई ढील के बाद जैसे ही सैलानियों ने पहाड़ों पर रुक करना शुरू किया, वैसे ही कई सैलानियों की भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से एक बार फिर कोरोना के बढ़ने का खतरा मंडराने लगा था। हालांकि पहाड़ों पर खराब हुए मौसम की वजह से इसका कुछ असर जरूर पड़ा, लेकिन वीकेंड पर एक बार फिर सैलानियों ने काफी संख्या में पहाड़ों का रुख करना शुरू कर दिया है। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें शिमला के रिज मैदान में आज देखने को मिली, जहां काफी संख्या में सैलानी पहुंचे, जिसकी वजह से एक बार फिर पर्यटन स्थलों पर लोगों की भीड़ हो गई। वहीं हिल स्टेशनों पर भीड़ के मसले पर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने भी कोरोना नियमों को मानने की अपील की है। प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट का अब असर दिखने लगा है। बिलासपुर में सुबह से हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई, तो वहीं किसानों के लिए भी राहत भरी बारिश साबित हुई। किसानों की माने तो मक्की, अदरक, धान की फसल के लिए बारिश लाभदायक है। तो वहीं प्रशासन ने मौसम को लेकर लोगों को आग्रह किया है कि 1-2 दिनों तक मौसम खराब रहने के अनुमान है। हालांकि विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चालकों को दिक्कतें हो रही हैं। आपको बता दें कि लगातार विजिबिलिटी इन तमाम इलाकों में अब कम हो रही है।
कोरोना संक्रमण में आई कमी के बाद अभी धीरे धीरे हिमाचल में पर्यटन व्यवसाय पटरी पर लौट ही रहा था कि अचानक प्रदेश में हाल ही में आई जल त्रासदी के मंजर ने मानो सब कुछ बिखेर कर रख दिया, जिसका असर अब पर्यटन व्यवसाय पर भी पड़ा, जिसके चलते पर्यटन कारोबार को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। तो वहीं हिल्स क्वीन शिमला में पिछले 3 दिनों से वीकेंड के लिए शहर के होटलों में करीब 50% तक कमरे एडवांस बुक हो जाते थे, लेकिन इस हफ्ते मुश्किल से 20% एडवांस बुकिंग हुई। वहीं मैक्लोडगंज के निजी होटल में 90 से 0% ऑक्यूपेंसी पहुंच गई। यहां तक कि वीकेंड पर जिले के सभी निजी और निगम के होटलों में हुई एडवांस बुकिंग ने पर्यटकों ने रद्द करवा दी। धर्मशाला के होटलों में ऑक्यूपेंसी 5% ही रही। उधर पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि बड़ी मुश्किल से कारोबार पटरी पर लौटा था। बड़ी संख्या में सैलानी भी पर्यटन स्थलों पर पहुंच रहे थे, लेकिन इस त्रासदी ने, इस जल आपदा ने तमाम नुकसान पहुंचाए हैं और एडवांस बुकिंग जिन्होंने की थी उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी है। हिमाचल प्रदेश में आगामी उपचुनावों को लेकर अब सरगर्मियां तेज है। आपको बता दें कि जुब्बल कोटखाई में आने वाले समय में उपचुनाव होना है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने कांग्रेस नेता और पूर्व में संसदीय सचिव रहे रोहित ठाकुर से खास बातचीत की है। रोहित ठाकुर ने इस दौरान कहा क्या कुछ है, सुनवाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश में आगामी दिनों में उपचुनाव हैं और ऐसे में राजनीतिक सरगर्मियां तेज देखी जा रही हैं। फिलहाल मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं हिमाचल कांग्रेस के नेता और हिमाचल कांग्रेस की सरकार में पूर्व में रहे मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर। रोहित जी, चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, किस तरह से देखते हैं राज्य सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल को? जुब्बल कोटखाई में क्या हालात हैं, किस तरह की तेजी? जी, 3.5 वर्षों के दौरान हमारे क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई है। जहां आपने चुनाव से संबंधित बात कही, जिस तरह से मुख्यमंत्री और मंत्री के दौरे हो रहे हैं हमारे क्षेत्र में, तो लगता है कि चुनाव नजदीक है। अच्छा, आपकी दावेदारी क्या है, क्योंकि पूर्व में भी आप वहां से विधायक रहे हैं, किस तरह की दावेदारी बना? मैं पिछले 20 वर्षों से जनता जनार्दन से जुड़ा हूं। एक कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 2 मर्तबा विधायक के रूप में कार्य किया है और जहां तक दावेदारी की बात है, मैंने ये सारी बातें कांग्रेस हाईकमांड पर छोड़ी है। आज मुख्यमंत्री दौरा कर रहे हैं, आप शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वहां पर जो घोषणाएं जो चल रही हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? जहां तक जुब्बल नावर कोटखाई की प्रबुद्ध जनता जनार्दन का सवाल है, वो अपनी परिपक्वता के लिए, अपनी सूझबूझ के लिए जानी जाती है। 3.5 वर्षों के दौरान मैं एक तो छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो हमारी ऊपरी शिमला की जीवन रेखा ठेव खड़ा पत्थर हाटकुटी रोड, जिसका मात्र कोई 8% के आसपास कार्य शेष रह गया था, ये उसको भी करने में सफल रही। जहां तक घोषणाओं की बात है, उसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी पहले से जानी जाती है। लेकिन लोग आपको वोट क्यों दे? अगर आपको टिकट अगर मिलता है तो वोट क्यों दे लोग? हमने काम किया है अपने क्षेत्र में और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा। आज जनता का मूड क्या है, क्या चाह रही है, बदलाव क्यों चाह रही है? आप किसी भी स्तर पे देख लीजिए, चाहे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट रहा, चाहे केंद्र सरकार की बात है, चाहे प्रदेश सरकार की बात है, चाहे हमारे 3.5 वर्षों के दौरान हमारे क्षेत्रों की जो उपेक्षा हुई, विशेष रूप से बागवानी क्षेत्र की, उसके अनेकों उदाहरण आपके सामने मिलेंगे। और विशेष रूप से अगर मैं जुब्बल नावर कोटखाई डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करूं, हमारे साथ तो हर तरह से डिस्पैरिटी की गई है, चाहे वो सड़कों की बात थी, चाहे वो बागवानी क्षेत्र की बात थी, चाहे हमारे क्षेत्र में पेयजल योजनाओं की बात थी, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात थी, हर क्षेत्र में हमारे साथ भेदभाव हुआ और निश्चित रूप से जनता जनार्दन इन सब बातों को देखते हुए अपना निर्णय लेगी। मुख्यमंत्री और राज्य सरकार तो ये कह रही है कि बहुत विकास हुआ, वहाँ पे बहुत अच्छे पैमाने पर विकास हुआ है, लोग जो है इस बात को समझ रहे हैं और हवा जो है वो बीजेपी के हक में। दिल खुश करने को ख्याल अच्छा है, गालिब ने कहा है, और अगर इतना विकास हुआ होता तो उन्होंने वहाँ पर 3 मंत्री नहीं लगाने होते और ना ही मुख्यमंत्री को इतनी दफा जाना पड़ता वहाँ पर। आपको क्या लग रहा है अभी जिस तरह से आप अपने काम जो है वो गिना रहे हैं कि आपने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत अच्छे काम किए हैं, आपको लगता है कि इस बार चुनाव जो है वो चुनौती क्या देखते हैं आप? चुनौती तो चुनौती होते हैं और जहाँ तक जनता जनार्दन का निर्णय वो सर्वोपरि होता है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा, ये धन बल और जनबल की लड़ाई है और इसमें जनबल जीतेगा। से बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे कांग्रेस नेता रोहित ठाकुर। इनका साफ तौर पर कहना है कि लड़ाई राज्य सरकार से है और ऐसे 3.5 साल के कार्यकाल कुछ खास राज्य सरकार ने नहीं किया है, जीत इन्हीं की होगी, क्योंकि विकास काम जब इन्होंने अपनी राज्य सरकार के समय में जब ये सत्ता में थे तब इन्होंने काम जो है वो यहाँ पर ज्यादा किया, जिसके दम पर अब टिकट इन्हें मिलेगा और जीत इन्हीं की होगी। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।
विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री ज्वालामुखी मंदिर विश्व कल्याण, कोरोना महामारी नाश और विश्व शांति के लिए 8 दिन से चल रहे गुप्त नवरात्रों का विधिवत समापन हुआ। यज्ञशाला में मंदिर अधिकारी निर्मल सिंह, डीएसपी चंद्रपाल सिंह, तहसीलदार दीनानाथ, डीएसपी तिलकराज और 71 पुजारी व पंडितों ने वैदिक मंत्रों के साथ हवन यज्ञ किया। इस अवसर पर सैकड़ों भक्तों ने पूर्णाहुति डालकर पुण्य फल प्राप्त किया। गुप्त नवरात्रों का समापन हो चुका है। यात्रु काफ़ी भारी मात्रा में मंदिर में पधारे हैं। प्रशासन की तरफ से पूरा इंतजाम किया गया है। एसओपी का पूरा ध्यान रखते हुए हर यात्रु पे मास्क, बिना मास्क के नहीं भेजा जा रहा है और पूरी व्यवस्था मंदिर की तरफ से की गई है। जय माता दी। आज गुप्त नवरात्रों का समापन विधिवत पूजा अर्चना एवं हवन के साथ किया गया। समस्त पुजारी वर्ग द्वारा जो है हवन कुंड में आहुति डाली गई। हम समस्त पुजारी वर्ग महामाई से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी पूरे विश्व में अपना प्रकोप फैलाए हुए है, इसका जल्द से जल्द महामारी नाश करे, सभी भक्तों की मां रक्षा करे। कल शाम को मैंने एसडीपीओ ज्वालामुखी के तौर पे ज्वाइन किया है और आज मैं माता का आशीर्वाद लेने के लिए इस प्रसिद्ध पीठ में आया हूँ। आज अंतिम गुप्त नवरात्रा है। मैं सबसे पहले तो अभी कोरोना को लेकर थोड़ा सा गंभीर रहे हैं हम लोग, क्योंकि धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ रही है। तो मेरी सर्वप्रथम यही प्राथमिकता है अभी तो कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मंदिरों में स्पेशली, और मास्क लगा के रहें। हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि सोमवार से 18 साल से ज्यादा आयु के लोगों को वैक्सीन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए अलग से कोई केंद्र चिन्हित नहीं किया जाएगा। वहीं हर दिन 70 से लेकर 75,000 डोज लगाई जाएंगी। आपको बता दें कि अभी प्रदेश में 5 लाख डोज की उपलब्धता है और कुल 43 लाख लोगों को कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें करीब 33 लाख लोगों को एक डोज जबकि 10 लाख लोगों को दोनों डोज लग गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने संभावित कोविड की तीसरी लहर से निपटने का दावा किया और कहा इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयारियां कर रहा है। अभी जरूरत है हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश में अगर हम वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से है जहां पर बहुत अच्छे ढंग से वैक्सीनेशन हो रही है। फर्स्ट डोजेज जो कुल अभी तक लगी हैं तो ऐसे जो हैं 33,65,125 लोग हैं जिनको फर्स्ट डोज लग चुकी है और इस संख्या के साथ तकरीबन प्रदेश की 62% जनसंख्या को जो है फर्स्ट डोज जो है वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। और अगर हम सेकंड डोज की बात करें तो 10,07,147 सेकंड डोजेज जो है सेकंड डोज जो है इतने लोग जो हैं उसको प्राप्त कर चुके हैं और ये तकरीबन राज्य की जनसंख्या का 22% बनता है। 27 मामले जो हैं रिपोर्ट हुए हैं ब्लैक फंगस के अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर। उसमें 6 की मृत्यु जो है वो हो चुकी है और अभी 5 जो हैं वो आईजीएमसी शिमला में उपचाराधीन हैं और 3 मामले जो हैं वो हमारा जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा है वहाँ पर उपचार के हेतु जो है वहाँ पर भर्ती हैं। बाकी लोग जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। उधर हिमाचल प्रदेश में स्वर्ण आयोग के गठन की मांग अब लगातार तेज हो रही है, जिसे लेकर कुल्लू में क्षत्रिय महासभा की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर आगे की रणनीति बनाने पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि इसके पहले भी स्वर्ण आयोग की मांग को लेकर शिमला में प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद प्रदेश सरकार की तरफ से 90 दिनों के अंदर स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर सरकार संजीदा नहीं दिख रही है, जिसे देखते हुए आयोग के गठन को लेकर आगे की रणनीति पर बैठक हुई। बैठक में भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने यह कहा कि अगर सरकार जल्द इस पर कोई फैसला नहीं लेती है तो प्रदेश भर में चक्का जाम किया जाएगा। साथ ही आगामी लोकसभा उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे। 20 अप्रैल को
शिमला में एक विशाल रैली करी थी जिसमें हिमाचल के सामान्य समाज के लोग आए थे, हर एक वर्ग से आए थे। इन सभी भाइयों के सहयोग से हमने जो वहाँ पर रैली की तो सीएम साहब ने हमें वहाँ पे अंदर मिलने का समय दिया और आधा घंटा बातचीत के बाद उन्होंने डिसीजन लिया कि हम आपको 90 दिन के अंदर सामान्य आयोग बनाकर तैयार कर दे देंगे। तो अभी तो उसकी अवधि समाप्त होने पर है, 20 जुलाई को ये अवधि भी समाप्त हो जाएगी। तो हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से फिर एक बार निवेदन है कि हमारी इस बात के ऊपर या अपने दिए हुए वचनों के ऊपर या दिए हुए हमें अपने आश्वासन के ऊपर एक बार गौर करें, अन्यथा ये सारी चीज़ें हो सकता है कि सामान्य समाज और सरकार के बीच में एक क्रैश पैदा कर दे। चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर हिमाचल प्रदेश में कोरोना के दूसरी लहर की वजह से जहां एक तरफ पर्यटन कारोबार बंद था तो वहीं दूसरी तरफ फिल्मों और गानों की शूटिंग पर भी कोरोना का गहरा असर पड़ा था। लेकिन अब कोरोना के मामले कम होने के चलते हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार के साथ एल्बम्स की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि अर्की में इन दिनों गौतम एंटरटेनमेंट के बैनर तले एक एल्बम की शूटिंग की जा रही है, जिसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका साधना सरगम और आजम अली मुकर्रम ने अपनी आवाज दी है। गौरतलब है कि गौतम एंटरटेनमेंट इससे पहले भी अपनी एल्बम की शूटिंग शाहतलाई और बिलासपुर में कर चुके हैं। वहीं इस मौके पर एल्बम के निदेशक जगत शर्मा ने बताया कि इस फिल्म एल्बम का विमोचन जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हाथों से करवाया जाएगा। और उभरते हुए जो नया टैलेंट है हम उसको चांस देंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारी हमारी डॉक्यूमेंट्रीज है और आगे फिल्म भी है, पंजाबी फिल्म है उसके बाद, और हिंदी फिल्म है, वेब सीरीज है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन 5 हमारा मेन मिशन है कि 5 गाने हम गौतम एंटरटेनमेंट के कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं कि जो मैं चाहता हूं कि हिमाचल को मिनी मुंबई बना दूं मैं आने वाले 1 साल के अंदर। सोमवार को हिमाचल विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार कांगड़ा के देहड़ गांव पहुंचे, जहां उन्होंने देहड़ बंगियार के हर घर को पेयजल की सुविधा से जोड़ने के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए जाने की बात कही, जिसमें 3 ट्यूबवेल, 3 ओवरहेड टैंकों का निर्माण करने के साथ 22 किलोमीटर नई पाइपलाइन डालने का काम भी शुरू हो चुका है। वहीं उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत 75 करोड़ रुपए व्यय किए जाने की बात कही, जिसमें ट्यूबवेल लगाने, ओवरहेड टैंक बनाने और पुरानी पाइपों को बदलने का प्रावधान किया गया है। कहीं अब 10-15 किलोमीटर दूर नहीं, नजदीक कहीं ट्यूबवेल लगाए जाए, नजदीक कहीं ओवरहेड टैंक बनाए जाए। लोगों की जरूरतें बढ़ी हैं तो पानी के बर्तन भी बड़े होने चाहिए, टैंक बड़े होने चाहिए। तो उसके लिए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया है। सुलह विधानसभा क्षेत्र में 75 करोड़ रुपए की योजनाएं अलग अलग स्थानों पर शुरू हुई है। काम धीमा पड़ गया और ग्राम पंचायत रमेड़, मालनू, पुन्नर के गांवों के लिए एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले जल जीवन मिशन के तहत दहन वन विहार के लिए 2 करोड़ 22 लाख रुपए की लागत से 3। चलिए उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।